तो बच्चों बाजीराव प्रथम के बाद अगले कौन से हैं? बाजीराव प्रथम हो गया था। बाजीराव प्रथम के बाद अगले व्यक्ति का नाम लिखिए नाना साहेब। क्या नाम लिखिए? नाना साहेब। तो नाना साहब के बारे में देखिए, ये जो हमारा कंटिन्यूएशन में लेक्चर था उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आगे पढ़ते हैं। अगला कौन है? नाना साहेब। नाना साहेब को और क्या कहा जाता है? नाना साहेब को बालाजी बाजीराव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बालाजी बाजीराव कहा जाता है। और इनका जो टाइम पीरियड है ये भी 20 साल इन्होंने अभी छत्रपति के रूप पेशवा के रूप में काम किया, 1740 से लेके 1761 इकाई के बीच। अच्छा, कल मैंने मैप बना के कुछ कुछ बताया था, याद है आप लोग को ना? इनके टाइम में कौन सा युद्ध हुआ था भैया? नादिर शाह के बाद, नादिर शाह अटैक करता है 45 दिन 47 दिन के बाद। नादिर शाह के बाद अब अहमद शाह अब्दाली का जब भी अटैक होता है वो किसके टाइम में अटैक होता है? नाना साहब के टाइम में अटैक होता है। तो बच्चों होता यह है कि मुख्य रूप से ये समझिएगा थोड़ा। मेरे को आज बहुत कुछ बताना था यूरोपियों के आगमन को लेके, बहुत कुछ कंटेंट लेके आया था। तो इसको, इस पार्ट को जल्दी से एंड करेंगे और एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भारत में यूरोपियों का आगमन। तो थोड़ा सा मेरी तरफ कंसंट्रेशन बना के रखिएगा, थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे। देखिए, पहली चीज ये है बच्चों कि अभी तक पूरे मराठा में राजधानी कौन सा बनी हुई है? सतारा। याद आया? सतारा राजधानी बनी हुई है। अब क्या होता है बच्चों, नाना साहब के बाद अगर उधर छत्रपति में देखोगे आप तो किसका निधन हो जाता है? तो साहू जी का 1749 इकाई में निधन हो जाता है। क्या बोल रहा हूं? 1749 इकाई में साहू जी का निधन हो जाता है। साहू जी का निधन, साहू जी कौन है? छत्रपति है। ये कौन है? छत्रपति। और नाना साहब कौन है? पेशवा। तो निधन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? साहू जी के बाद जब अगले जो छत्रपति बनते हैं तो क्या होता है? पेशवा और छत्रपति के बीच मध्यस्थता होती है और दोनों, मतलब पेशवा छत्रपति से अनुमति के साथ साथ क्या करता है? राजधानी परिवर्तन करने का काम करता है। तो राजधानी परिवर्तित करता है और राजधानी परिवर्तित करके बच्चों अभी तक कौन थी? सतारा। सतारा से राजधानी परिवर्तित करके कहां पहुंच जाता है? पूना। कहां पहुंच जाता है? अब राजधानी क्या हो जाती है? पुणे राजधानी हो जाती है। क्या राजधानी होती है बच्चों? पुणे राजधानी होती है। और मैंने आपको कल बताया था कि जब पेशवा का शासन काल आता है, पेशवा टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, पेशवा टाइम पीरियड स्टार्ट होने के बाद जो पूरा भारत रहता है ना, धीरे धीरे और बहुत सारे मराठाओं का उदय होता है बच्चों। तो मराठाओं के उदय को बता देते हैं। मराठाओं का जो उदय होता है कुछ इस तरीके से होता है। पहले तो आप याद करो कि ताराबाई, याद आया? ताराबाई का शासन कहां पे चला जाता है? कोल्हापुर में। ताराबाई के साथ युद्ध होता है ना। कौन सा युद्ध होता है? खेड़ा का युद्ध होता है। किसके विरुद्ध होता है? कौन करता है युद्ध? साहू जी करता है। किसके विरुद्ध करता है? अकबर इसके शिवाजी द्वितीय के बीच। शिवाजी द्वितीय को कौन लीड करता है? ताराबाई। तो आप समझिएगा बच्चों, ये जो पूरा महाराष्ट्र है, ये जो पूरा मराठा है ना, मराठा अलग अलग, तो यहाँ एक स्पेशल मराठा समुदाय जन्म लेता है या पनपता है जिसे गायकवाड़ बोलते हैं। यहाँ ग्वालियर के पास एक मराठा समुदाय होता है जिसे क्या बोलते हैं? सिंधिया बोलते हैं। एक जो होता है, एक इंदौर में होता है जिसे क्या कहते हैं? होलकर कहते हैं। एक जो होता है बच्चों नागपुर में होता है तो जिसे क्या कहते हैं? भोसले कहते हैं। और एक जो होता है बच्चों वो पुणे में होता है जिसे क्या कहते हैं? पेशवा कहते हैं। तो ये 5 अलग अलग शाखाएं होती हैं किसकी? मराठाओं की। कितनी शाखाएं होती है? 5 अलग अलग शाखाएं। तो पहली शाखा को क्या कह रहे हैं बच्चों? गायकवाड़। कहां है ये? गुजरात। दूसरी शाखा कौन सी है बच्चों? बोलो। सिंधिया। कहां है ये? ग्वालियर। तीसरी शाखा कौन सी है बच्चों? सिंधिया, ये होलकर। कौन सी है? होलकर, जो कहां है? इंदौर। ठीक है। और अगली शाखा कौन सी है? भोसले, जो कहां है बच्चों? नागपुर। और एक और कौन सी शाखा है? पेशवा, जो कहां है बच्चों? पुणे। तो अब क्या हुआ है? पेशवा के शासनकाल के बाद अलग अलग धीरे धीरे मराठाओं का कितनी शाखाएं बन गई है? 5 शाखाएं बन गई। कितनी शाखाएं बन गई है? 5 शाखाएं बन गई हैं। और आपको एक चीज और याद रखना है कि अब राजधानी सतारा से क्या हो गई है? पुणे। नाना साहब के टाइम में किसका आक्रमण होता है? तो नाना साहब के टाइम में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है।
तो पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत के तृतीय युद्ध में। अच्छा, इसके पहले नाना साहब के टाइम में ही अहमद शाह अब्दाली मुगल पर अटैक करता है और मुगल पर 4 बार अटैक करता है। मुगल पे, मुगल कौन अटैक कर रहा है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली को सबसे पहले कौन हराता है? अहमद शाह हराता है। कौन से युद्ध में हराता है? मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराता है। कब हराता है? 1748 में हराता है। कब हराता है? 1748 में हराता है। लेकिन बच्चों क्या होता है, मराठा अपने राज्य का एक्सपेंशन करते रहते हैं। मैं बताया था आपको कि बाजीराव प्रथम जो रहता है वो बहुत ज्यादा मराठा को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो अभी क्या होता है बच्चों, अब समझिएगा, ये मराठा यहां से फैलना चालू। अब देखो सब अलग अलग शाखाओं में टूट गए। ये मराठा यहां फैल जाते हैं, यहां, ऐसे सिंधिया, इसके बाद रुहेलखंड, इसके बाद आप धीरे धीरे कहां पहुंच गए? पानीपत पहुंच गए। तो पानीपत पे जब पहुंचते हैं तो उधर से कौन अटैक रहता है? अहमद शाह अब्दाली रहता है। तो बच्चों यहां पे आपको 3-4 नाम आपको याद रखना है जिसमें मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली होता है। तो मराठाओं के साइड से कौन कौन व्यक्ति जाता है तो देखिएगा। मराठा साइड से नाना साहब एक व्यक्ति को भेजते हैं जिसका नाम है सदाशिव। क्या नाम है? सदाशिव। और याद करो आप, कल मैं एक व्यक्ति का नाम बताया था, रघुनाथ जी, बताया था रघुनाथ जी, जो बाद में क्या बनना चाहेंगे? पेशवा बनना चाहेंगे। उनको पेशवा नहीं बनना दिया जाएगा। तो एक और कौन से व्यक्ति हैं? रघुनाथ जी। ठीक है। और इसके अलावा कौन सा बच्चों? तो विश्वास राव, जसवंत रवि, ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों, विश्वास राव, जसवंत रवि, और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है तुकेजी सिंधिया। वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का बच्चों समझना होगा, अहमद शाह अब्दाली ये युद्ध एवं ही नहीं जीत जाता है। उसका रीजन ये रहता है कि मुगल से इसके पहले 4 बड़े युद्ध कर चुके रहता है। तो उसे पूरे भारतीयों की युद्ध करने की रणनीति पता रहती है। किसे? अहमद शाह अब्दाली को। और अहमद शाह अब्दाली इस बार उच्च किस्म के घोड़े, ऊंट, तलवार, कटार, कवच की वजह से, किससे और क्या, उच्च मात्रा में धन, ये सब होने की वजह से युद्ध होता है। और युद्ध में रघुनाथ जी को छोड़ के सब मारे जाते हैं। ये किसी टाइम पीरियड की घटना है बच्चों? नाना साहब के टाइम पीरियड। नोट कीजिए इसको। जसवंत तुकेजी सिंधिया, बच्चों एक चीज और समझना है कि यहां पे आपके मन में यह सवाल आता होगा कि ऐसा क्यों नहीं है कि मुगल चाहते तो मराठाओं का शासन कर, मराठाओं का सपोर्ट कर देते। क्यों भैया? मराठा एक्सपेंशन कर रहे थे। मुगल को लगातार 4 युद्ध लड़ चुके थे। अहमद शाह अब्दाली उनके लिए, मुगलों के लिए क्या बना हुआ था? खतरा बना हुआ था। तो हो सकता तो मराठा के साथ सहयोग करके अहमद शाह अब्दाली को क्या करें? हरा दें। पर मुगलों को मराठाओं से भी डर था, है ना। तो मुगलों ने ये सोचा कि अगर ये कंटिन्यू आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा, हो सकता है इन दोनों की छठी छीण हो जाए और ये बहुत कमजोर हो जाएंगे, तो हम ताकतवर हो जाएंगे। ऐसा किसने सोचा? मुगलों ने। और ऊपर से मुगल में ऑलरेडी जो मुगल के जो बादशाह थे वो ऑलरेडी क्या थे? भोग विलासिता में इतने डूबे हुए थे, उनके राज्य में क्या चल रहा उनको मतलब ही नहीं था। समझ आया कि नहीं आया? तो ये अच्छा, जीत के कारण उच्च मात्रा में धन, उच्च किस्म के घोड़े, ऊंट, तलवार, कटार और कवच। अब बच्चों माधव राव प्रथम, नारायण राव प्रथम, माधव नारायण द्वितीय और बाजीराव द्वितीय, ये 4 व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं आपको छोटा सा क्या दूंगा? डिस्क्रिप्शन नोट्स दूंगा। उसके लिए स्पेस छोड़िएगा।
डिस्क्रिप्शन नोट्स दूंगा, 4-4, 3-3 पॉइंट, इनमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कहां तक है, नाना साहब तक है, 1761 तक है। तो कल मैंने एक स्टोरी बताई थी रघुनाथ राव को लेके, तो थोड़ा सा स्टोरी बता देते हैं वापस से। देखिए क्या होता है बच्चों, मराठाओं का इस टाइम, इसके बाद क्या होता है, मराठा पतन की ओर बढ़ जाते हैं। किसकी ओर बढ़ जाते हैं, मराठा पतन की ओर बढ़ जाते हैं। और मराठा जब पतन की ओर बढ़ते हैं तो इसके बाद माधवराव प्रथम, कौन, जो कि किसका बेटा है, तो जो कि बच्चों यहाँ पे नाना साहब के बाद कौन बनेगा, तो माधवराव बनेगा, जो कि नाना साहब का बेटा है, माधवराव प्रथम। और नाना साहब के दूसरे बेटे का नाम क्या है बच्चों, नारायण राव। क्या नाम है, नारायण राव होगा, ये समझिएगा। और जो रघुनाथ राव है वो क्या है, वो इसका भाई। रघुनाथ राव किसका भाई है, नाना साहब का। नाना साहब रघुनाथ राव को भेजते हैं युद्ध के लिए, और रघुनाथ राव बस बचता है। और रघुनाथ राव को ये लगता है कि मैंने इतना संघर्ष किया है तो मेरा भाई मुझे क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, पेशवा बनाएगा। पर पेशवा किसको घोषित कर देता है, माधवराव को। माधवराव को जब पेशवा घोषित करता है उसकी उम्र क्या रहती है, मात्र 16 वर्ष रहती है। और वो मात्र बच्चों 11 साल इस पेशवा के रूप में शासन करता है, कौन, माधवराव। लेकिन उसके बाद किसको बना देते हैं, उसके बाद सोचता है कि रघुनाथ राव की मुझे बनाएगा। लेकिन इस दौरान रघुनाथ राव किसके साथ, अंग्रेजों से षड्यंत्र करना चालू हो जाता है। अंग्रेज में बताया था, अंग्रेज किधर मजबूत हो जाए, बंगाल में मजबूत हो चुके थे, कर्नाटक जीत चुके थे, मैसूर पहुंच गए थे। मैसूर में कहा किसको लड़ रहे थे, हैदर अली के साथ लड़ रहे थे। किसके साथ लड़ रहे थे, हैदर अली के साथ। फिर उसके बाद किसके साथ लड़ते हैं, टीपू सुल्तान के साथ लड़ते हैं। तो होता यह है बच्चों कि माधवराव हैदर अली, ये समझिएगा, माधवराव अपना एक्सपेंशन कहां कर रहा है, मैसूर क्षेत्र में भी कर रहा है। तो हैदर अली ना माधवराव को क्या बोलता है कि भैया मैं आपको चौथ और सरदेश मुखी नहीं दूंगा। कौन बोलता है, कौन बोलता है, हैदर अली बोलता है। किससे बोलता है, माधवराव से। तो हैदर अली को किसी तरीके से उसके, हैदर अली और माधवराव के बीच टेंस माहौल हो जाता है। तो क्या होता है, मजबूरन में हैदर अली क्या करता है, फिर लास्ट में जब झुका देता है, कौन, माधवराव, तो हैदर अली को क्या करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। किसके, माधवराव के टाइम में। तो माधवराव ऐसा नहीं कि काम करने में ठीक नहीं रहता, काम करने में ठीक रहता है, जनता खुश रहती है। लेकिन इस चीज से कौन चिढ़ते रहता है, रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव एक व्यक्ति ढूंढता है कि कौन मेरी मदद करेगा। तो हैदर अली के पास सोचता है कि सहयोग बनाओ। तो हैदर अली तो समझ में आता है कि हैदर अली तो इसके सामने झुक जा रहा है। तो फिर वो किससे सहयोग सोचता है, अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों के साथ संधि करता है, एक संधि करता है जिस संधि को बोलते हैं अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि, जो कि 1773 में करता है। बच्चों एक चीज मैं और बता देता हूं, थोड़ा कनेक्ट कीजिएगा। हालांकि मैंने बताया 1773 में कौन सा एक्ट आता है, आप ये समझिएगा बच्चों, एक होता है रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। ये सब आप संविधान में पढ़ेगा, या फिर मॉडर्न, ये होता है पिट्स इंडिया एक्ट। फिर इसके बाद आएगा चार्टर एक्ट। सुनिएगा, अभी लिखिएगा नहीं, समझ लीजिए, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। अभी क्या है बच्चों समझिए। देखिए हुआ ये है कि अंग्रेज क्या किए, अंग्रेज क्या किए बच्चों, अंग्रेज इस क्षेत्र को जीत लिए, अंग्रेज इस क्षेत्र को जीत लिए। प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध बाद कर्नाटक के साथ इस क्षेत्र को जीत लिए, मैसूर के साथ इस क्षेत्र को जीत लिए। भैया एक व्यक्ति जो उस क्षेत्र को जीत लिया है, अब क्या करेगा, अब उसमें शासन करेगा। क्या करेगा, शासन करेगा। शासन करने के लिए मतलब उसके बाद उसका तो राजनीतिक विस्तार हो गया। शासन करने के लिए उसको किसके बेसिस पे शासन करेगा, लॉ चाहिए उसको, नियम चाहिए। क्या चाहिए, लॉ या नियम चाहिए। लॉ या नियम के लिए क्या लेके आएगा, एक्ट लेके आएगा। क्या लेके आएगा, एक्ट लेके आएगा। और एक्ट के तौर पे क्या लेके आएगा, तो एक एक्ट होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। वह इस एक्ट के तहत इस पूरे क्षेत्र में क्या होगा, शासन होगा। उसी तरीके से पिट्स इंडिया एक्ट, इसी तरीके से चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट। तो अलग अलग टाइम में एक्ट आए। अंग्रेज जैसे जैसे एक्सपेंशन करते गए, क्या लाते गए, इंट्रोड्यूस करते गए, लॉ इंट्रोड्यूस करते। और लॉ में क्या हिंदी थे, सब बातों को पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो अब क्या हुआ बच्चों, कहीं ना कहीं रघुनाथ राव को यह लगने लगा कि अंग्रेज ऐसे हैं जो मजबूत होते जा रहे हैं, अगर इन सबके साथ अच्छे संबंध बना लूं तो इन पे अटैक कर सकता हूं।
और इस पूरे क्षेत्र को मैं जीत लूंगा तो कई सारे मामले में इनसे मैं ट्रेड करते रहूंगा, तो मेरा भी काम चलेगा और इनके साथ मैं व्यापार करते रहूंगा। और अंग्रेज क्या कोशिश कर रहे थे? अंग्रेज की कोशिश देखिएगा, आप याद कीजिए, मैंने आपको स्वतंत्र राज्य बताए थे, हैदराबाद, बंगाल, रुहेलखंड, मराठा, मैसूर, ये सब स्वतंत्र राज्य बताए थे। तो सबसे पहले अंग्रेज ने इस स्वतंत्र राज्य को अपने कब्जे में कर दिया, फिर इस स्वतंत्र राज्य को अपने कब्जे में कर दिया, फिर इस स्वतंत्र राज्य को अपने कब्जे में कर दिया। अभी यहाँ का एक सिख समुदाय है, उसको कब्जे में करेंगे, लेकिन रणजीत सिंह के साथ उनके अच्छे संबंध रहेंगे, बाद में वो कब्जा करेंगे। अब उनको कौन सा क्षेत्र को कब्जा करना चाहते हैं? मराठा को। तो मराठा की कमजोर नींव को पकड़ेंगे। तो मराठा की कमजोर नींव कौन मिला? रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव को उन्होंने अपने हिसाब से मोल्ड किया। हाँ, नहीं, हम तुमको अंग्रेज सैनिक दे देंगे, हम तुमको हथियार दे देंगे, तुम युद्ध लड़ो। तो किससे युद्ध लड़ो? तो युद्ध लड़ा गया माधवराव प्रथम से, है ना। तो माधवराव प्रथम से लड़े तो हार गए। मतलब बच्चों, माधवराव प्रथम से नहीं, माधवराव द्वितीय से लड़े। एक्चुअली होता यह है कि माधवराव प्रथम तो 27 साल की उम्र में निपट गया। फिर वो आया कौन? नारायण राव। नारायण राव को रघुनाथ राव ना हत्या करवा देता है। तो अब क्या होता है? इसका माधवराव द्वितीय, इसका अगला अब माधवराव द्वितीय के साथ अच्छा खासा युद्ध होता है। किसका? रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव हार जाता है, अंग्रेज हार जाते हैं। और इस दौरान रघुनाथ राव क्या करता है? 1773 में संधि करता है। किससे? अंग्रेजों से सूरत की संधि करता है कि वो क्या करेगा, भैया आप हमारी मदद कर दो। किसको बोलता है? अंग्रेज को। मैं आपको ट्रेड व्यापार करने दूंगा। और अंग्रेजों को पता रहता है कि एक बार हम इस क्षेत्र में घुस तो जाएं, इस क्षेत्र में घुस जाएंगे, बाकी सब देख लेंगे, क्योंकि हमने उनके पास कॉन्फिडेंस है। उन्होंने बंगाल जीत लिया है, उन्होंने कर्नाटक जीत लिया है, उनको क्या मैसूर के साथ भी, अच्छा मैसूर के साथ वो जीते नहीं रहते। मैसूर के साथ एक युद्ध होगा 1767 में, एक युद्ध होगा 1782 में, एक युद्ध होगा 1790 में, एक युद्ध होगा 1799 में। 1799 पूरी तरह से जीतेंगे। किसको? मैसूर को। 2 युद्ध में हैदर अली से लड़ेंगे, 2 युद्ध में टीपू सुल्तान से लड़ेंगे। ठीक है। और लेकिन उनको पता है कि धीरे धीरे करके कब्जा कर रहा ना, भारत को चारों साइड से घेर रहे हैं, घेर लेंगे भारत को, फिर जीत जाएंगे। जीतेंगे फिर क्या करेंगे? जब कब्जा पूरे क्षेत्र में कब्जा होगा तो फिर क्या होगा? शासन होगा। शासन किसके माध्यम से होगा? लोगों के माध्यम से होना चाहिए। लोगों को शासन करने के लिए क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। तो शिक्षा का प्रसार होगा। लोगों को शासन करना है अगर अंग्रेजों को, तो क्या चाहिए? धन चाहिए। तो धन के लिए किस पे कंट्रोल करेंगे? भूमि पे कंट्रोल करेंगे। क्यों? कि भारत एक भूमि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। तो उस पर क्या करेंगे? स्थायी बंदोबस्त लेके आएंगे, रैयतवाड़ी लेके आएंगे, महालवाड़ी लेके आएंगे, ताकि पैसा इकट्ठा करते बने। पैसा होगा तो फिर अब उनको चाहिए लोग, जो शासन करेंगे, तो प्रशासन के लोग चाहिए। तो लोगों को इकट्ठा करें, लेकिन लोग शिक्षित हो, इसलिए अंग्रेजी सिखाएंगे। तो वो पूरी प्लानिंग से कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, साम्राज्य विस्तार की नीति कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? प्लानिंग से कर रहे हैं। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बच्चों, मोटे तौर पे मैं कहना ये चाह रहा हूं, माधवराव के बाद नारायण राव, नारायण राव का कौन आते हैं? माधवराव द्वितीय आते हैं। माधवराव द्वितीय और रघुनाथ राव का युद्ध होता है, जिसमें रघुनाथ राव लोग और अंग्रेज कंपनी हार जाती है। फिर इसी तरीके से अब क्या होता है? अंग्रेज का मराठों के साथ डायरेक्ट युद्ध होता है। तो पहले 2 युद्ध किसके साथ होते हैं? एक पहला जो युद्ध है ना, आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध जो होता है बच्चों, वो रघुनाथ राव के सहयोग से होता है। लेकिन द्वितीय और तृतीय युद्ध कैसे करते हैं? तो वो अपना इंडिपेंडेंट लड़ते हैं अंग्रेज। किससे? मराठों से। तो एक युद्ध होता है बच्चों 1782 में, एक युद्ध होता है 1802 में, और एक युद्ध होता है 1818 में। पहले बता चुका हूं, सालबाई की संधि, बसीन की संधि और पुणे की संधि। और पुणे की संधि के साथ क्या होता है? जो माधवराव के बाद जो अंतिम व्यक्ति रहता है वो बालाजी द्वितीय रहते हैं। कौन रहते हैं? बालाजी द्वितीय। और बालाजी द्वितीय को निपटा दिया जाता है। कौन निपटाता है? हेस्टिंग्स निपटाता है। कब निपटाता है? तो 1818 में निपटाता है। कौन सी संधि के तहत? तो पुणे की संधि कर लेता है। इस तरीके से मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाता है, और क्योंकि पेशवा काल समाप्त हो गया। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? अब इनकी संबंध में 3-3, 2-2 पॉइंट का आज आप लोगों को मैं टेबल दे दूंगा, तो वो खत्म हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जिस नए टॉपिक का नाम क्या है? ये भारत में यूरोपियों का आगमन। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बच्चों, मैं आप लोग के आपके ग्रुप में 2 मैप भेजा हूं। मैप देखो, पहले तो मैप खोलो, और मैप सबसे पहले खोलना यूरोप का। यूरोप के मैप में ना बच्चों, आप सबसे पहले नीचे के देश देखो। एक आपको स्पेन दिख रहा होगा, फिर आपको फ्रांस दिख रहा होगा,
एक आपको पुर्तगाल दिख रहा होगा। ठीक है, मैप देखना जरूरी है, मैप नहीं देखो तो समझ नहीं आएगा। दिख रहा है उस मैप में सभी प्लेस देखो, स्पेशली नीचे के 5-6 देश देखो बच्चों। आप इटली की पोजीशन देख लो, ग्रीस देख लो, पुर्तगाल देख लो, स्पेन देख लो, इटली देख लो। मैं 2 तरीके का डायग्राम बनाऊंगा बच्चों। ठीक है, पहले ना हम सिर्फ लोकेशन देखते हैं, लोकेशन देखेंगे तो समझ में आएगा। ये अभी आपको प्रेजेंट का मैप बता रहा हूं बच्चों, फिर मैं ओल्ड मैप बताऊंगा। देखो, क्या मैं इसको पुर्तगाल बोल सकता हूं बच्चों? क्या मैं इसको पुर्तगाल बोल सकता हूं? पुर्तगाल के बाद क्या मैं इसको स्पेन बोल सकता हूं? क्या मैं इसको फ्रांस बोल सकता हूं? क्या मैं इसको जर्मनी बोल सकता हूं? देखते चलिएगा। क्या मैं इसको इटली बोल सकता हूं? क्या मैं इसको यूके बोलता हूं, यूनाइटेड किंगडम बोल सकता हूं, है ना? फिर क्या मैं इसको ग्रीस बोल सकता हूं? देखिए सभी देश ऐसे दिख रहे हैं, है ना? इस तरीके से है देश। और फिर वो पैरा, अब देखो ये तो ये एक चीज हो गया। अब देखो इसमें ये समझना है बच्चों, ये यूरोप के ऐसे देश हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये यूरोप के ऐसे देश हैं जो अलग अलग जाएंगे और अपनी टेरिटरीज बनाएंगे, उपनिवेश बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उपनिवेश बनाएंगे। तो बच्चों जो मुख्य मुख्य देश होता है वो मातृ राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है? एक शब्द है बच्चों, मातृ राज्य। मातृ राज्य किसे कहा जाता है? मुख्य देश को कहा जाता है। और ये मुख्य देश जहां पे अपने उपनिवेश बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, उपनिवेश उपनिवेश बनाते हैं। उपनिवेश किसको बोलते हैं? मतलब एक देश भारत में आ गया और भारत के जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया हुआ है वो ब्रिटिश उपनिवेश कहलाता है, ये ब्रिटिश कॉलोनीज कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रिटिश कॉलोनीज कहलाता है, ब्रिटिश उपनिवेश कहलाता है। तो जो मुख्य राज्य है वो कौन सा होगा? ब्रिटेन। जो उपनिवेशिक राज्य है वो कौन सा होगा? भारत का, वो भारत का ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। समझ आया कि नहीं आया? इस शब्द को समझो, है ना? मैं बहुत सारा चीज बताऊंगा, अभी आज स्टार्ट नहीं करेंगे, आज सिर्फ पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा, थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री का कंटेस्ट समझाऊंगा। ये समझ में आया? इस 2 वर्ड का मीनिंग समझ में आया, इनका लोकेशन समझ में आया। अब इनकी लोकेशन को और अच्छे से देखते हैं मैप के हिसाब से। देखो ये मैप दरअसल ऐसा है, अब आपको ना मेरे को ऐसा लगता है कि इसको मैं अलग से उसमें बना दूं तो ज्यादा बेहतर है। देखिए
देखिएगा बच्चों, इस तरीके से कुछ चीज दिख रहा है, इसको समझते हैं। अभी ये मैप अभी ऐसे बना, फिर धीरे से इधर खिसकेगा। ये आपका भारत हो गया, ठीक है बच्चों। भारत के बाद ये हिस्सा क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के बाद ये हिस्सा जो है इस तरीके से अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान का ये हिस्सा क्या हो गया बच्चों, ईरान हो गया। क्या हो गया, ईरान। फिर इस तरीके से ये हिस्सा क्या हो गया, इराक हो गया। इराक के बाद बच्चों हाँ इराक, तुर्की से देखिएगा ना, कुछ नहीं है, गुड। समझिएगा समझिएगा, अभी सब लोकेशन को ट्रेस करा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये जो पूरा हिस्सा है बच्चों यूरोप है। क्या है ये पूरा हिस्सा, यूरोप है। ये दरअसल ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसा है यूरोप, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना चाह रहे हैं। देखो ये है बच्चों यूरोप, समझिएगा, ये है यूरोप। ये है बच्चों तुर्की। क्या है, तुर्की, ठीक है। ये है बच्चों आपका इराक, ये है आपका ईरान, ये है आपका अफगानिस्तान, ये है बच्चों आपका पाकिस्तान, और ये है आपका इंडिया, ठीक है। अब आप यहां आपको देखना है बच्चों, ये जो सर्कल दिख रहा है, ये जो सर्कल है, यहां पे है कैस्पियन सागर। कौन सा सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है। आपको कौन सा सागर दिख रहा है, कैस्पियन सागर। तुर्की का आधा हिस्सा बच्चों जो है वो वर्तमान, अगर तुर्की की बात करेंगे तो तुर्की का जो आधा हिस्सा है वो कहां है, वो है यूरोप में भी। और आधा हिस्सा कहां है बच्चों, आधा हिस्सा है आपका, हाँ आधा हिस्सा है आपका एशिया में। कहां है, एशिया में। अब देखिए, सॉरी कैस्पियन सी बोला था बच्चों, ये काला सागर है। ये क्या है बच्चों, इस तरीके से गैप है, ये काला सागर है। कौन सा सागर है, काला सागर। कैस्पियन सी ऊपर, ये काला सागर है। तो बच्चों तुर्की का आधा हिस्सा कहां है, यूरोप में। तुर्की का आधा हिस्सा कहां है, एशिया में। आप समझिएगा, ये देखिएगा, ये है अरब। क्या है बच्चों, ये अरब। ये क्या है, अरब। ये पूरा है बच्चों एशिया, ठीक है। ये पूरा क्या है, यूरोप। तो तुर्की का आधा हिस्सा कहां है, एशिया में। तुर्की का आधा हिस्सा कहां है, यूरोप में। और बच्चों आपको एक चीज समझना पड़ेगा, वो इस तरीके से है, काला सागर के नीचे बच्चों यहां पे एक और छोटा सा सागर है, जिस सागर को बोलते हैं मरमरा सागर। क्या बोलते हैं, मरमरा सागर। कौन कौन सा सागर है, काला सागर और मरमरा सागर। काला सागर और मरमरा सागर के बीच एक संधि होती है बच्चों, जिसे जल संधि बोलते हैं। ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए यहां लैंड है, यहां लैंड है, यहां एक सागर है, यहां एक सागर है, और कोई जमीन यहां मिल रही है। तो इस जमीन, ये जो है ना जल को जोड़ने वाली संधि,
जल को, दो जल, ये कौन सा सागर है? काला सागर। ये कौन सा सागर है? मरमरा सागर। दोनों सागर को जोड़ने के लिए एक बीच में स्थल है, तो संधि कहलाता है। स्थल, जल, दो जल को जोड़ने वाली संधि क्षेत्र क्या कहलाएगा? जल संधि। दो वाटर स्टेट को जोड़ने वाली जो संधि होती है जल संधि कहलाती है। उस जो जल संधि का नाम है बारापोरस जल संधि। क्या नाम है? बारापोरस जल संधि। ये सब मैं आपको अभी स्टोरी बताऊंगा, इसलिए मैं आपको पहले सबके कैरेक्टर्स के नाम बताऊं। ये कौन सी जल संधि है? बारापोरस जल संधि। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है बच्चों, एक चीज और समझना है, रोमन साम्राज्य, ये जो ग्रीस है ना बच्चों, ग्रीस, इटली, इधर बच्चों, इधर पश्चिमी रोमन साम्राज्य है और इधर पूर्वी रोमन साम्राज्य है। क्या बोल रहा हूं? इधर साइड कौन सा रोमन साम्राज्य है? पश्चिमी रोमन साम्राज्य। और इधर कौन सा रोमन साम्राज्य है? पूर्वी रोमन साम्राज्य। देखिएगा, या यहीं पे बता देते हैं, दो चीज बनाते हैं, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य और एक क्या है? पूर्वी रोमन साम्राज्य। ठीक है, यहां देखो, ये बच्चों पश्चिमी रोमन साम्राज्य हो गया, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य। ये कैसा हो गया? पूर्वी रोमन साम्राज्य हो गया, इधर वाला क्षेत्र। अब ये पूर्वी रोमन साम्राज्य है ना, वो कहीं ना कहीं अरब से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? अरब से जुड़ जाता है। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य को यहाँ पे समझते हैं। रोमन साम्राज्य है जो दो हिस्सों में है, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य है, ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य है। पूर्वी रोमन साम्राज्य में बच्चों एक जगह हुआ करती थी जिसे बैजेंटियन साम्राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैजेंटियन साम्राज्य। क्या बोलते थे? बैजेंटियन साम्राज्य। क्या बोल रहा हूं बच्चों? बैजेंटियन साम्राज्य। जैसे मुगल साम्राज्य था ना भारत में, ऐसी यूरोप में उस टाइम यहां पे बैजेंटियन साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था? बैजेंटियन साम्राज्य की एक राजधानी थी जिसको बोलते थे कैंपेंटेनियोल। कैंपेंटेनियोल कहते हैं, लेकिन उसको बाद में कुस्तुनतुनिया कहा गया। क्या कहा गया? कुस्तुनतुनिया। तो बैजेंटियन साम्राज्य की राजधानी कौन थी? कुस्तुनतुनिया। बस इतना ही मेरे को बताना था मैप में, इतना। अब मैप का पार्ट कंप्लीट होगा, मैं स्टोरी तुरंत बता दूंगा। देखो वापस समझते हैं, ये इंडिया है, फिर पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर ईरान है, फिर इराक है, तुर्की है, काला सागर है, नीचे कौन सा? मरमरा सागर है, और बीच में कौन सी जल संधि? बाराबोस जल संधि है। ठीक है, और इसके अलावा जो रोमन साम्राज्य है बच्चों, रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में, एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य। पूर्वी रोमन साम्राज्य में बैजेंटियन साम्राज्य है। बैजेंटियन साम्राज्य की राजधानी क्या है? कुस्तुनतुनिया है। ठीक है, ये समझ में आया। और जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है बच्चों, उसमें पूरा आ जाता है। क्या क्या चीज आती है? तो उसमें ये चीज आती है, देखिए, ये आपका इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब देश कैसे आते हैं? पश्चिमी रोमन साम्राज्य में आते हैं। मतलब पश्चिमी रोमन साम्राज्य में पहले हिस्से थे, विवाद में तो धीरे धीरे देश बन गए, सबका एकीकरण हुआ है। अब देखो हुआ क्या बच्चों, मुद्दे की चीज ये है कि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं भारत में यूरोपियों का आगमन। तो भारत में यूरोपियों का आगमन कहां से हुआ है? तो भारत में यूरोपियों का आगमन समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि अगर हम भारत को देखें, जब अगर हम ऐसे देखते हैं तो भारत में यूरोप का जो ट्रेड आज से तो नहीं है, बहुत पहले से है। यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता रहती थी, यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता रहती थी। फिर जब मिडिवल हिस्ट्री आए, मिडिवल हिस्ट्री में बहुत सारे ट्रेड ऐसे हुए। मुगल भारत आए तो बहुत सारी चीज का क्या करते थे? लगातार व्यापार करते थे। जब यूरोपियन कंट्री का इंट्रोड्यूस हुआ बच्चों, यूरोप में ये हुआ कि यूरोप में प्रारंभ में ना क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म जब प्रारंभ में आया ना, तो ठीक ठाक था। तो ईसाई धर्म प्रारंभ में आया तो ठीक ठाक तरीके से धर्म आगे बढ़ रहा था। लेकिन और ना मानववाद मतलब मनुष्य की महत्ता थी, मानववाद की महत्ता थी, मनुष्य की वैल्यू की जाती थी, मानववाद की क्या थी? महत्ता थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता ना, तो मानववाद कमजोर होता गया और धर्मवाद की महत्ता बढ़ती गई, यानी पोप प्रमुख हो गया। क्या हो गया बच्चों? पोप प्रमुख हो गया। पोप के नीचे कौन आ गया? राजा आने लगा। राजा के नीचे कौन आने लगी? प्रजा आने लगी। यानी राजा भी अपना डिसीजन किसके हिसाब से लेता था? पोप के हिसाब से लेता था। यानी धर्म सबसे ऊपर हो गया। लेकिन ऐसा होने की वजह से क्या हुआ बच्चों? साइंस जो है, साइंस जो विज्ञान धीरे धीरे पनपता, वो साइंस बिल्कुल पनप नहीं पाया। कहां? यूरोपीय साम्राज्य में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? प्रजा ने राजा का विरोध किया।
राजा को धीरे धीरे समझ में आया कि चीजें गड़बड़ हैं, मतलब सब कुछ धर्म के आधार पे नहीं चलेगा, विज्ञान नाम की भी चीज होती है। धीरे धीरे यूरोप में क्या पैदा होना चालू हुआ, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। यूरोप का जो इतिहास था प्रारंभ में कैसा था, ईसाई धर्म के साथ शुरू तो हुआ और मानववाद मनुष्य को प्रमोट करता था, मतलब मनुष्य की महत्ता थी, लेकिन मनुष्य की महत्ता कम हो गई। जो ये कहा जाने लगा कि दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही हैं वो मनुष्य नहीं कर रहा है, वो ईश्वर करवा रहा है। हर चीज ईश्वर पर डिपेंड कर दी है। पोप जो बोलेगा वही राजा करेगा और राजा के बोलने पे प्रजा को करना होगा, लेकिन प्रजा ने उसका विरोध किया। धीरे धीरे साइंस का इवोल्यूशन हुआ। किसका इवोल्यूशन हुआ? साइंस का इवोल्यूशन हुआ। जब साइंस का इवोल्यूशन हुआ तो यूरोप में क्या आया बच्चों? पुनर्जागरण आया। जब पुनर्जागरण आया ना बच्चों, तो धीरे से क्या हुआ, यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई। क्या आई बच्चों? औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति आई तो बच्चों यूरोप में इंडस्ट्री लगना चालू हुई, मशीनें बनी, भाप इंजन का आविष्कार हुआ, न्यूटन पैदा हुआ, गैलीलियो पैदा हुआ, आइंस्टीन पैदा हुआ, अलग अलग व्यक्ति पैदा हुए। कहां पे? यूरोप में। यानी यूरोप में क्या हुआ? यूरोप में साइंस का इवोल्यूशन हुआ। न्यू होमोसेपियंस ब्रीड, आप याद करो जब मैं पढ़ाया था तो आपको बताया था कि होमो इरेक्टस, निएंडरथल के मनुष्य से लेके फिर होमो इरेक्टस के बाद होमोसेपियंस आए, होमोसेपियंस के बाद न्यू होमोसेपियंस आए। न्यू होमोसेपियंस कब आया? जब पुनर्जागरण काल आया। अब देखो, अब मैं इतना सब क्यों बता रहा हूं बच्चों, होगा ये कि जब पुनर्जागरण काल का प्रारंभ होगा तो यहां पे कौन बैठे हुए? अरबी साम्राज्य है। अरब के लोग बोलते हैं कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि सबसे प्रमुख जो सभ्यता विकसित हुई ईरान की सभ्यता है। ईरान की सभ्यता में क्या कागज का आविष्कार हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ वहां। तो वहां पे जितने भी फिलोसफर्स, जितने भी विद्वान कुछ चीज बोलते थे, सब कुछ कहां पे लिखा जाने लगा? ईरान पे लिखा जाने लगा। आप याद करो, मैंने आपको बताया था तक्षशिला, विक्रमशिला, मैंने यहाँ पे क्या बताया था? नालंदा और विक्रमशिला। फिर मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था? अफगानिस्तान में तक्षशिला। फिर मैंने आपको धीरे से बताया था यहाँ पे एक सेंटर था, एजुकेशन सेंटर, ख्वारिज्म में एजुकेशन सेंटर होता था। ख्वारिज्म के बगल में जो अरब वाला क्षेत्र है वो स्पेशली तौर पे पढ़े लिखे लोगों का बहुत बड़ा संकेंद्रण बन गया। अब ये हुआ कि धीरे धीरे जो तुर्की वाला क्षेत्र, कुस्तुनतुनिया वाले क्षेत्र में अरबों का क्या हो गया? अरबी जो व्यक्ति थे उनका क्या हो गया? उनका वर्चस्व ज्यादा होने लगा। लेकिन धीरे धीरे यूरोप में, ये तो यहाँ की कहानी होगी एशिया की, लेकिन यूरोप में भी क्या चल रहा था? तो यूरोप में उधर क्या चल रहा था? पुनर्जागरण चल रहा था। तो यूरोप के लोग भी क्या होना चालू हो गए? जागृत होना चालू हो गए। और यूरोप के लोगों ने बोला कि नहीं, हमें व्यापार करना होगा। हमारे यहाँ, उनके यहाँ तो कुछ था नहीं रिसोर्स के तौर पे, तो उनके पास वो स्पेशली फूड के तौर पे मसालों, इसका मांस का सेवन को बहुत ज्यादा करते थे। और मांस को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या था? मसालों का लेप करके और मांस को बहुत समय तक प्रिजर्व रखना। ये किसकी मजबूरी थी? यूरोपियंस की मजबूरी थी। और यूरोपियों को कोई भी अगर इंडस्ट्री लगानी है और उनके लिए कच्चा माल चाहिए तो कहां से मिलेगा? विदेशों से मिलेगा। तो वो क्या, किसकी खोज करना चाह रहे थे? भारत की। क्यों? क्योंकि वो किससे जुड़े हुए थे? अरबी से जुड़े हुए थे। और वो अरबियों का जब जब इतिहास पलट के देखते थे, या मिडिल एशिया का जब जब इतिहास पलट के देखते थे, इनके पूरे राजा भारत से बहुत सारा चीज सामान उठा के लाए। कहीं ना कहीं भारत एक कैसा देश है? बहुत समृद्ध देश है। तो हमें भी कहां अटैक करना चाहिए? भारत में अटैक करना चाहिए, या भारत से अटैक करना चाहिए, मतलब भारत से व्यापार बढ़ाना चाहिए। तो भारत से व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं तुर्की से कि मुझे भारत से व्यापार करना है। तो व्यापार करने के लिए बहुत सारे मार्ग थे। तो व्यापार करने के लिए एक मार्ग है बच्चों, ये जो आपको दिख रहा ना, ये है लाल सागर। कैसा सागर है? लाल सागर। ये फारस की खाड़ी है बच्चों, ये है अरब सागर। तीन चीज दिख रही है, लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर। लेकिन क्या हुआ? लाल सागर में बहुत ज्यादा गड्ढे थे और बहुत ज्यादा धुंध से ढका रहता था। तो यूरोपीय व्यक्ति ना लाल सागर के रास्ते भारत आना चाहते थे, लेकिन ना आ नहीं पा रहे थे। अब क्या हुआ? भारत आने के लिए वो तुर्की को क्रॉस करते जाए। तुर्की में कौन बैठा हुआ था बच्चों? तो तुर्की में एक राज्य बैठा हुआ था जिसे बेजेंटियन साम्राज्य बोलते हैं। कौन सा साम्राज्य बोलते हैं? बेजेंटियन साम्राज्य बोलते हैं। कहां गया बेजेंटियन साम्राज्य? बेजेंटियन साम्राज्य बैठा था। बेजेंटियन साम्राज्य में अरबी और तुर्किश लोग ना बहुत स्ट्रांग थे। वो बोले, तुर्की ये बोले कि भैया, तुर्की और अरबी ये बोले कि भाई हम क्यों इनको डायरेक्ट भारत से कनेक्शन दें। हम एक काम करते हैं कि हम खुद लेते हैं और खुद माल लेते हैं, उस पर कुछ टैक्स लगाते हैं, थोड़े महंगे में किसको बेच देंगे? यूरोपी को बेच देंगे। और यूरोपी चाहते थे नहीं, हमें अरबों से आगे जाना है। तो यूरोपियों ने किस पे बोला? बेजेंटियन साम्राज्य से कुस्तुनतुनिया जगह मांगी कि कुस्तुनतुनिया के रास्ते हमको रास्ता दे दो, हम ट्रेड करना चाहते हैं। तो वहां के राजा ने कुस्तुनतुनिया को देने से मना कर दिया। ये कब की बात है? तो ये बच्चों 1453 की बात है। 1453 में कुस्तुनतुनिया पे
जो कि कैसा क्षेत्र है बच्चों? बिजेंटियन साम्राज्य क्या है? राजधानी है। पर तुर्किश का क्या हो गया? कब्जा हो गया। और अरबी, तुर्किश अरबियों का कब्जा था। उन्होंने यूरोपीय को उस रास्ता नहीं दिया। तो अब यूरोपीय क्या किए? यूरोपियों को समझ आया कि अगर हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है और अगर अपने साइंस को बढ़ाना है तो हमें बहुत सारी चीज करना होगा। तो उन्होंने क्या करना चालू किया? उन्होंने पूरे वर्ल्ड का मैप बनाने का कोशिश किया। उन्होंने दिशा सूचक यंत्र बनाने का कोशिश किया और उन्होंने बोला कि भैया भारत जाना है तो हमें कोई ना कोई रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो क्या हुआ बच्चों? आप देखो, इधर क्या है? पुर्तगाल, इधर क्या है? स्पेन, इधर क्या है? फ्रांस, इधर क्या है? ब्रिटेन, इधर क्या है? जर्मनी, इधर क्या है? इटली, और इधर इधर इसके बाद इधर क्या था? ग्रीस। ऐसे था, है ना? अब क्या हुआ 1463 ये सब की बात चलने लगी, उठने लगी। तो प्रिंस, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी ने क्या किया? सबसे पहले एक दिशा सूचक यंत्र बताने की बात की, जिसे द नेविगेटर कहा जाता है। तो द नेविगेटर प्रिंस हेनरी को कहा गया। किसको कहा गया? प्रिंस हेनरी को कहा गया। लोग इतने प्रेरित हो गए कि पुर्तगीज और स्पेनिश लोग ये सोचने लगे कि भैया हमको भारत जाना है, मतलब जाना है। तो यहां से एक व्यक्ति अपनी यात्रा चालू करता है और भारत मतलब यहां से एक व्यक्ति अपना यात्रा चालू करता है और भारत के लिए निकलता है। तो निकलते गलती से वो अमेरिका पहुंच जाता है। वो भारत की तलाश में जाता है और 1492 में कहां पहुंच जाता है? अमेरिका में पहुंच जाता है। अमेरिका की खोज जाती है, मतलब अमेरिका पहुंच जाता है। कहने का मतलब क्या है? वो रेड इंडियंस के प्लेस में चला जाता है। एक्चुअली में वो वेस्ट इंडीज चला जाता है। कहां चला जाता है? वेस्ट इंडीज चला जाता है। और जो पुर्तगाली आदमी है वो लाल सागर से जा सकता था या फारस की खाड़ी से होके जा सकता था, लेकिन उधर तो अरबी लोग बैठे थे। ये क्या किए? ये पूरा जो अफ्रीका का क्षेत्र था, इससे ऐसे घूमते घूमते, पहले तो क्या हुआ बच्चों? एक व्यक्ति था जो पहली बार यहां तक गया और उसके बाद वो हिम्मत करके नहीं जा पाया तो वापस आ गया। अगली बार वास्को डी गामा क्या किया? इस रास्ते से गया यहां तक आया। यहां पे केप ऑफ गुड होप बोलते, क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप। ये पहुंचते कहां तक पहुंचा? भारत में गुजरात तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा? भारत में गुजरात तक पहुंचा। तो गुजरात में एक आमीन करके एक व्यक्ति है, अब्दुल आमीन। आपको आगे मिलेगा बच्चों। नहीं, अब्दुल आमीन नहीं, अब्दुल मानिक। क्या नाम है उस व्यक्ति का? अब्दुल मानिक। अब्दुल मानिक नाम का एक व्यक्ति रहता है जो वास्को डी गामा की मदद करता है। किसकी मदद करता है? वास्को डी गामा की। और कहां ले जाता है उसको? कालीकट ले जाता है। कहां ले जाता है? कालीकट। कालीकट में कोंजीकोट जगह पे वो क्या करता है? कोंजीकोट पर इसको उतारता है। वहां पे एक राजा रहता है, अरबी राजा रहता है, मतलब एक मुस्लिम राजा रहता है, तो जमूरिन। वो क्या करता है? वास्को डी गामा का स्वागत करता है। तो याद करिए, याद से समझिएगा, प्रिंस हेनरी जिसने दिशा सूचक यंत्र बनाया, उसकी वजह से क्या हुआ? इस पे मतलब जो यूरोपीय लोग थे उनके अंदर एक ताकत आई और एक व्यक्ति कौन गया? अमेरिका की खोज किया, जिस व्यक्ति का नाम क्या है? कोलंबस। क्या नाम है? कोलंबस। तो कोलंबस ने किसकी खोज किया है? अमेरिका की खोज की। और एक व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहां पहुंचा? तो वास्को डी गामा पहले गुजरात पहुंचा, गुजरात के तट तक पहुंचा। वहां पे उसको अब्दुल मानिक मिला। अब्दुल मानिक उसको कहां ले गया? मशालों के शहर में ले गया। और अब्दुल मानिक को पता था कि क्योंकि व्यापारी आदमी था, उसे पता था कि मशाले कहां मिलते हैं। मशाले मिलते हैं केरल में, कर्नाटक में। तो कहां ले गया? कालीकट ले गया। और कालीकट में वहां पे इन लोग पहुंचे 20 मई 1498 को। तो 20 मई 1498 को पहुंचे, जहां पे अतिथि देवो भव की भावना से जमोरिन ने उसका स्वागत किया कि हमारे यहाँ अतिथि आ रहे हैं, एक व्यापारी आदमी आ। तो अब क्या किया? वास्को डी गामा उस पूरे माल को इस रास्ते से लेके गया और पूरे यूरोप के मार्केट में बेचा। मार्केट में जब यूरोप के मार्केट में बेचा तो उसको 60 गुना ज्यादा का फायदा हुआ। कितने गुना ज्यादा का फायदा हुआ? 60 गुना ज्यादा का फायदा हुआ। किसको? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा बहुत खुश हुआ और 4 साल बाद वापस इंडिया आया। 1502 में फिर से वापस इंडिया आ गया। मतलब 1498 में गया और 1502 में वापस क्या हुआ? फिर से भारत आया। बच्चों ये आज मैं कुछ पढ़ा नहीं, आज बस स्टोरी बता रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें। वापस से एक बार मैं थोड़ा सा जो 3 चीजें जो छूट रही थी वापस उसको समझते हैं। बच्चों ये अरब है,
अरब क्षेत्र पे अरबी लोग बहुत मजबूत थे। वो हिंद महासागर, ये पूरा जो एरिया है ना बच्चों, ये हिंद महासागर का एरिया। कौन सा एरिया है? हिंद महासागर। हिंद महासागर पर किसका कब्जा है? अरबियों का कब्जा है। और अरबी कभी नहीं चाहते हैं कि भारत हिंद महासागर के क्षेत्र पे कोई यूरोपीय आए, तो वो इस पूरे क्षेत्र को ब्लॉक कर दिए। जब ब्लॉक कर दिए तो क्या करना चाहते हैं? ट्रेड करना चाहे। ट्रेड क्यों करना चाह रहे हैं भैया? उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति आ चुकी है, उनके यहाँ पुनर्जागरण हो रहा है, उनके यहाँ इंडस्ट्री लगने वाली है, उनको कच्चा माल चाहिए, तो कहां से मिलेगा? विदेशों से मिलेगा, तो उनको रास्ता खोजना पड़ेगा। इस रास्ता खोजने के चरण में सबसे पहले शुरुआत किसने की? पुर्तगाल और स्पेन ने की। स्पेन का एक नाविक कोलंबस जो निकला भारत खोजने, लेकिन कहां पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। लेकिन दूसरा आदमी कौन था? दूसरा आदमी वास्को डी गामा कहां पहुंचा? तो गुजरात से होते होते कालीकट में पहुंचा, जहां पे जमोरिन ने उसका स्वागत किया और व्यापार में 60 गुना का ज्यादा फायदा उठाया। तो आप ये समझिएगा बच्चों, कल से मैं जब स्टार्ट करूंगा तो मैं पुर्तगालियों के बारे में बताना चाहूंगा, पर ये बताऊंगा कि भारत में यूरोपियों का जो आगमन हुआ वो कैसे कैसे हुआ, है ना। तो पहले पुर्तगाली आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर अंत में कौन आया। तो फिर पहले पुर्तगाल को स्टार्ट करेंगे, और पुर्तगाली ना बाद में समुद्र के सबसे बड़े राजा बन जाएंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आएगा एक व्यक्ति, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्मीडा, कौन है वास्को डी गामा, कौन है नीनो डी कुन्हा, है ना। तो सबके बारे में हम कल देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर देखा जाए तो ये चीज को देखिए,